अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टेनोग्राफ़र्स अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं स्टूडेंट्स के इसरार पे ये वीडियो बनाने लगा हूँ। पहले मैंने जो है वो टाइपिंग के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि स्टेनोग्राफ़र अकेडमी की तरफ से जो है वो एक शॉर्ट हैंड के ऊपर भी लेक्चर जो है वो अपलोड किया जाए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज की वीडियो जो है वो अपलोड करने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो जैसे आम रूटीन में भी कोई भी वीडियो बनाने से पहले इस तरह की जो टाइपिंग शॉर्ट हैंड या किसी भी टॉपिक पे हो, तो मेरी तरफ से यही ज़्यादा इसरार होता है स्टूडेंट्स को कि जो है ना सबसे पहले नीयत के ऊपर जो है वो फोकस सबसे ज़्यादा रखें, क्योंकि ईमान का दौर मदार जो है वो नीयत पर है और अच्छी नीयत से जो है वो काम में बरकत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से शामिल हाल हो जाती है। तो आप इसमें अच्छी अच्छी नीयतें कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की। कुछ मैं आपको जो है वो एग्जांपल के तौर पे बता भी देता हूँ। जैसे आप शॉर्ट हैंड करने के बाद जो है वो आप ये सोच सकते हैं, ये नीयत कर सकते हैं कि मैं अच्छा रोज़गार मुझे मिलेगा, उससे मैं जो है वो गुरबा की मसाकीन की मदद करूँगा, अल्लाह की राह में जो है वो अपना माल खर्चूँगा। इस किस्म की आप जो है वो नीयत कर सकते हैं, अपने वालिदैन के ऊपर जो है वो खर्चूँगा। तो इस तरह की जो है ना अच्छी अच्छी नीयतें की जा सकती हैं। अच्छा, नीयत के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में वो है आपका गोल। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इंसान का गोल ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा गोल सेट करना चाहिए कि जब आप किसी को बताएं ना तो वो आपके ऊपर हंसे। अभी आपको मेरी बात सुनने में तो बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही अहम बात है। इसको इस तरह समझ लें कि कहते हैं ना कि जो मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात जो है वो डिस्कस की थी कि चाँद की ख्वाहिश करेंगे ना तो सितारे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। यानी बड़ा गोल, ये बात करने का मकसद ये है कि अपना जो टारगेट आपने सेट करना है ना वो अच्छा खासा बड़ा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। कोई छोटा टारगेट नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को अपने गोल के बारे में बताएं वो आपके ऊपर हंसे, इस तरह का आपका गोल होना चाहिए। फिर आपने अब इस पर काबू कैसे पाना है कि लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। अब इसका सल्यूशन ये है कि आप इतनी खामोशी के साथ मेहनत करें कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे, ठीक है ना। तो आपने अपना गोल सेट कर लेना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गोल इंसान को ताकत देता है। अगर आपने अपना बड़ा टारगेट सेट किया होगा तो वो आपको कुव्वत बख्शेगा। अगर आपने अच्छा टारगेट रखा हुआ है तो वो आपको उकसाएगा इस चीज़ के ऊपर कि आप मेहनत करें। आप रात को अगर 8 घंटे सोते हैं तो आप 4 घंटे सोएं, बाकी 4 घंटे पढ़ें। लेकिन अगर आपका टारगेट है ही कोई नहीं या छोटा टारगेट रखा हुआ है, फिर वो आपको जो है वो सुस्त कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा मैंने जो है वो पासिंग मार्क्स लेके पास होना है या मैंने सिर्फ जॉब लगनी है, ठीक है, तो फिर आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे। जबकि आपके जहन में ये हो, आपका टारगेट ये हो कि मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करके जॉब लगनी है, मैंने टॉप करना है पीपीएससी में, एफपीएससी में या ओटीएस में टॉप करना है मैंने, तो फिर आप मेहनत भी उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन गोल के बारे में मैं एक और चीज़ आपको वाज़ह करता चला जाऊँ कि खाली टारगेट सेट करना जो है ना वो कोई बहादुरी का काम नहीं है। ज़ुबानी कलामी बातें जो है ना वो बहुत लोग कर लेते हैं। असल काम है उसको अमली जामा पहनाना। आपने टारगेट सेट किया, फिर उसको अचीव करने के लिए आपने मेहनत भी करनी है। ये नहीं कि आपने ज़ुबानी कलामी कह दी मैंने ये बन जाना है, मैंने वो बन जाना है, मैंने ये कर देना है, मैंने पीपीएससी में टॉप कर लेना है, ऐसी बात नहीं। आप अपना गोल रखें, फिर उसको अमली जामा भी पहनाएं, मेहनत करें अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसको देखें आपके मुझे इसको अचीव करने के लिए कहाँ कहाँ मेहनत की ज़रूरत है, किस सेक्टर में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मुझे कहाँ टीचर की हेल्प चाहिए। यानी आप उसको गोल को पूरा करने के लिए हर लिहाज से उस पर काम करें, उस पर वर्क करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हम इस पे डिस्कस करते हैं कि जी अक्सर ये भी चीज़ देखने में ये बच्चे पूछते हैं कि पेन यूज़ करें या पेंसिल शॉर्ट हैंड में। तो उनको मैं ये कहूँगा कि स्टार्ट में जो है ना जब आप थ्योरी स्टार्ट करते हैं, यानी इनिशियल बेसिस पे आप जो शॉर्ट हैंड को स्टार्ट करते हैं, तो आप तब तो पेंसिल ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें ये होता है कि स्ट्रोक्स को लाइट डार्क भी लिखना होता है, उसके अलावा वॉवल्स की प्लेसिंग का भी इशू होता है। तो उस स्टेज पे जो है वो ज़्यादा बेटर यही है कि आप पेंसिल यूज़ करें। लेकिन जैसे ही आप स्पीड पे आ जाते हैं, ठीक है, जैसे थ्योरी में भी बाकी अकेडमीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 36 एक्सरसाइज से स्पीड स्टार्ट करवा देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो कुछ अकेडमीज़ में मैंने देखा कि वो नहीं भी करवाते, मतलब कि पूरी थ्योरी की बुक में इसी तरह बुक ख़त्म करवा देते हैं, स्पीड वो बाद में करवाते हैं। एनीवे जो मेरा तरीक़ाकार है वो तो मैं 36 से जो है वो स्पीड को स्टार्ट कर देता हूँ। तो 36 से आके आप पेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। पेन को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, उसकी वजह कि पेन से ज़रा जो पेंसिल की निस्बत ना ज़्यादा बेटर लिखा जाता है, वो ज़रा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो अच्छा कोई बॉल पॉइंट या अच्छा कोई पेन हो तो उसके साथ आप जो है ना वो शॉर्ट हैंड की स्पीड को लिखा करें।
अच्छा, दूसरे इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखेंगे कि रजिस्टर यूज़ करना है कि शॉर्ट हैंड नोटबुक। अच्छा, इसमें अब मेरा दूसरों के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जो शॉर्ट हैंड की जो नोटबुक है वही यूज़ करनी चाहिए, लेकिन खैर मैंने एकेडमी में भी कभी जो है वो अपने बच्चों को ना नोटबुक लगवाई है। मैं हमेशा रजिस्टर ही प्रेफर करता हूँ, रजिस्टर ही रिकमेंड करता हूँ। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि रजिस्टर पे आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक तो उसका पेज भी बड़ा होता है, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है और लिखना ज़्यादा इजी होता है। वो छोटा सा पेज होता है उसका, जो शॉर्ट हैंड नोटबुक होती है उस पर फौरी जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो पेज ख़त्म हो जाता है। वो पेज आगे पीछे करते करते ही आपका टाइम निकल जाता है स्पीड में। तो कोशिश करें कि आप नोटबुक, और दूसरी बात है कि वो एक्सपेंसिव भी होती है नोटबुक, हफ्ते में वो सारी नोटबुक ख़त्म हो जाती है, तो आप जो उसका ख़र्चा आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेयर करना पड़ता है। तो रजिस्टर लें आप 70-80 रुपीज़ का या 100-150 का अच्छा मोटा सा रजिस्टर आया था, आप वो यूज़ करें, 2-3 माह आपके आराम से निकल जाते हैं। तो बहरहाल पेंसिल के बाद जो रजिस्टर आपने यूज़ करना है, नोटबुक यूज़ नहीं करनी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है वॉवल्स। अच्छा, शॉर्ट हैंड में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वॉवल्स हैं ना वो शॉर्ट हैंड के पिलर्स हैं। अगर आपने वॉवल याद नहीं ना किए, वॉवल्स पे आपने ग्रिप नहीं की अच्छे तरीके से, तो आप कभी भी शॉर्ट हैंड में कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरी बात लिख ले, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे साइन कर देता हूँ। अगर आपने शॉर्ट हैंड करनी है तो आपको वॉवल्स को अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। कई बच्चे कहते हैं जी आगे जाके वॉवल तो वैसे ही ख़त्म हो जाने हैं, तो फिर हम क्यों वॉवल पे इतना जो है वो सर कपाएं। देखें, आगे जाके बेशक आप स्पीड में वॉवल्स प्लेस नहीं करते, बहुत कम प्लेस करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी बुनियाद तो वही होती है ना, प्लेसेस तो वही होती हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। बेशक आप वॉवल इंसर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन प्लेस तो वही लिख रहे होते हैं, यानी बेसिक वही होती है वॉवल्स। आप उसको लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए इसका मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि वॉवल्स का टेबल जो आपने बनाया हुआ है रजिस्टर के लास्ट पे या जहाँ पे भी, उसको आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहें। कभी भी आप वॉवल्स को ना छोड़ें। कई बच्चे होते हैं कि वो जब तक जो है वो थ्योरी की बुक कर रहे होते हैं तब तक वॉवल्स को करते रहते हैं, जब थ्योरी खत्म होती है जैसे स्पीड पे आते हैं तो उसके बाद फिर वो वॉवल्स को पता ही नहीं होता वॉवल होते क्या हैं। बस ऐसे ही अन्य वहाँ हवा में फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस अपने पास ही लगाए जाते हैं प्लेसेस। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। आप हमेशा जिस मर्जी स्टेज पे हो, जब तक आप जॉब नहीं लग जाते, आप अपने वॉवल के टेबल को रिवाइज करते रहें, उसको फिंगर टिप्स पे रखें। इसका मैं एक थोड़ा सा आपको जो है ना ट्रिक बताता हूँ वॉवल्स को याद रखने का और इस पे ग्रिप करने का, कि आप वैसे ही जैसे आपने 12 वॉवल्स पढ़ लिए, उसके बाद आप ऐसे ही बैठे बैठे कोई वर्ड सोचा करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बैठे बैठे एक वर्ड सोचता हूँ कि जी पेड वर्ड है। अब मैंने इसको मैच करना है टेबल में मेरे किस प्लेस के साथ या किस वॉवल के साथ मैच कर रहा है। जैसे लॉन्ग ए के साथ ये मैच कर रहा है, तो मुझे फौरी पता लग जाएगा कि लॉन्ग ए जो हमने है वो सेकंड प्लेस में पड़ा है, तो मैं इसको सेकंड प्लेस पे स्टॉक रखूँगा। इसी तरह अगर मेरे जहन में आता है जी वर्ड लैड, तो मुझे फौरी पता लग जाएगा ये शॉर्ट ए का वॉवल है और शॉर्ट ए हमने फर्स्ट प्लेस में पढ़ा है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे जहन में आता है जी टूल का वर्ड आता है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि थर्ड प्लेस का जो है वो लॉन्ग डबल ओ का वॉवल है। यानी इस तरह आप वर्ड सोचें और फिर उसको देखें ये टेबल में किस जो है ना वॉवल के साथ मैच कर रहा है। मैचिंग आपकी जब पक्की हो गई ना कि आपको फौरी मनी सोचना ना पड़े, मैं जो लफ्ज़ बोलूँ आप फौरी मुझे बताएं कि ये टेबल में किसके साथ मैच कर रहा है। अगर आपका यहाँ तक पक्का हो गया टेबल, तो फिर इट मीन्स को आपको वॉवल याद है। अगर मैं आपको कहता हूँ जी ये फलाना वर्ड आप मुझे बताएं टेबल में किस जो है वो प्लेस से मैच कर रहा है, और आप सोचने लग जाते हैं कि आपको याद नहीं आता कि पता नहीं ये फर्स्ट प्लेस से मैच कर रहा है, सेकंड से या थर्ड से, इट मीन्स कि आपके वॉवल्स कच्चे हैं। यानी कि अगर आपने ये देखना है कि मेरे वॉवल्स पक्के हो गए या नहीं हो गए, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। कोई भी वर्ड सोचें या किसी दोस्त को कहें कि मुझे वर्ड्स जो है वो बोलने और मैं आपको बताता हूँ ये किस प्लेस का वॉवल इसमें इंसर्ट करना है हमने। ठीक है ना। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। डेली 5 से 7, 8 से 10 वर्ड जो है ना सोचें और उसको मैच करें टेबल के साथ कि ये टेबल में किस टेबल से मैच कर रहा है, फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है या थर्ड प्लेस है। इस तरीके से आपने अपना टेबल जो है वो पक्का करना है, लेकिन इसकी जान नहीं छोड़नी आपने इसको एंड तक, जब तक आप जॉब नहीं लग जाते आपने अपने जो है ना वो वॉवल्स को अच्छे तरीके से पक्का रखना है। ठीक है। और आगे जब स्पीड में आए थे उसमें मैं ये बात कहूँगा कि वॉवल्स जो है ना वो कम इंसर्ट करें। कई बच्चों को बड़ी बुरी आदत होती है, वो बेतुकई ऐसे जो वर्ड्स पढ़े भी जा सकते हैं उसके बगैर, वॉवल्स के बगैर, उसमें भी वॉवल्स इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें बिला तुक्का जो है ना वो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आप बिला वजह वॉवल्स इंसर्ट ना करें, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे इंसर्ट करें। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेगुलर प्रैक्टिस। शॉर्ट हैंड की ये पहली शर्त है कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप जो है वो एक दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन आ रहे हैं, 1 दिन छुट्टी है, अगर इस तरह का कोई आपके मामलात हैं तो आप कभी भी शॉर्ट हैंड पे ग्रिप नहीं कर सकते। आपको डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज शॉर्ट हैंड पे कभी भी ग्रिप नहीं होगी, क्योंकि जो स्पीड वाले मामलात है ना वो डेली प्रैक्टिस से होते हैं। अगर कोई बच्चा डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहा, छुट्टियां करता है, या अगर घर में भी कर रहा है वो शॉर्ट हैंड, तो वो कभी करता है कभी नहीं करता, उसकी कोई एक रूटीन ही नहीं है, तो वो मेरी बात जहन में बिठा ले वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेली बेसिस पे। और अक्सर जो है वो इस बारे में क्वेश्चन जब प्रैक्टिस की बात की जाती है तो क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से जो आता है वही आता है जी कितनी देर हम प्रैक्टिस करें।
तो मैं हमेशा शॉर्ट हैंड के बारे में ये कहता हूँ कि कभी भी आप टाइम फिक्स ना करें। देखिए अब एक बच्चा है वो 10 घंटे फ्री रहता है, अब वो मुझसे पूछे कि जी सर मैं कितनी देर प्रैक्टिस करूँ, मैं उसको कहूँ यार बेटा आप 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस किया करें। अब वो टाइम तो उसके पास 10 घंटे है, अब उसने 3 घंटे मैंने उसको बता दिया वो 3 घंटे प्रैक्टिस करेगा, अब वो बाकी भी तो 7 घंटे प्रैक्टिस कर सकता था ना। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन के आंसर में यही रिप्लाई करूँगा कि आप उतना टाइम दें जितना आपके पास फ्री टाइम है। किसी के पास 10 घंटे हैं तो वो 10 घंटे दे इसको, किसी के पास 5 घंटे हैं तो वो अपने 5 घंटे दे इसको। यानी जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है आपने उतना ही शॉर्ट हैंड को, वो कहते हैं ना पंजाबी में जितना गुरु पाओगे उतना मिठा है, इसका वो हिसाब है शॉर्ट हैंड का। जितनी आपने प्रैक्टिस करनी है, जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट आएगा, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा। और हर काम में ऐसे ही है। देखिए आप कारोबार करते हैं, आप अगर 10 घंटे दुकान पर बैठते हैं तो आप 10 घंटे सेल करेंगे अपनी, वही अगर आप 5 घंटे कर देंगे तो आपकी 5 घंटे की सेल होगी, 5 घंटे का आपका नुकसान हो जाएगा। यानी टाइम को इंक्रीज़ करने का आपको फ़ायदा ही है, कभी उसका नुकसान नहीं है। इसलिए आपको जितना टाइम मिले, हाँ अगर देखें 10 घंटे आपके पास फ्री है, मैं ये नहीं कहता कि आप कंटिन्यूसली 10 घंटे पढ़ते रहें, इस तरह तो सारी बात है, इंसानी दिमाग वैसे ही थक जाता है। तो उसको आप टाइम को डिवाइड कर लें, आप 2-3 घंटे पढ़ें, फिर आप रेस्ट करें, नमाज़ पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ठीक है ना। अपने जो वज़ाइफ वगैरह जो मैंने आपको दुरूद पाक बताया हुआ एग्ज़ाम्स का वो पढ़ें आप, उसके बाद जो है वो आप अपनी दोबारा प्रैक्टिस कंटिन्यू कर दें। तो लेकिन आपने जितना मैक्सिमम अपनी तरफ से जो टाइम हो सकता है वो इसको देना, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं जी कि आउटलाइंस जो है ना वो हमेशा शॉर्ट यूज़ करें। कई बच्चों को बड़ी बुरी आदत होती है कि वो इतनी इतनी बड़ी आउटलाइंस लिखते हैं कि अब जितना अब जिन्होंने डबलिंग रूल अभी पढ़ा नहीं होता वो पहले ही इतनी इतनी बड़ी आउटलाइनें लगाना शुरू कर देते हैं कि जब डबल पे आते हैं तो फिर तो माशाल्लाह अल्लाह ही हाफ़िज़ वो 3 लाइनों में जो है ना उनका एक स्ट्रोक जाता है। तो कोशिश करें अपनी आउटलाइन को स्टार्ट से ही ये प्रैक्टिस रखें कि आउटलाइन जो है ना बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो लेकिन बड़ी भी ना हो। नॉर्मल आउटलाइन आपकी थोड़ी छोटी होनी चाहिए, उसमें देखें जितनी छोटी आउटलाइन होगी, जितनी नॉर्मल होगी, उतना आपको लिखने में आपका टाइम जो है ना वो बचेगा। आप बड़ी बड़ी आउटलाइंस लिखेंगे आपकी स्पीड मुतासिर होगी, उससे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ज़ाहिर बात है बड़ी आउटलाइन को लिखने में भी तो टाइम ज़्यादा दरकार है ना, और आपने कोई एक वर्ड तो लिखना नहीं होता, आप 10 वर्ड भी लिखें अगर बड़ी बड़ी आउटलाइन है उसमें भी टाइम लगता है। तो जब आपने 350, 400 या 500 वर्ड्स जो है वो डिक्टेट उसको करवाना है या किसी कोई आपको करवा रहा है तो उसमें टाइम तो जो है वो रिक्वायर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि आउटलाइन जो है वो नॉर्मल सी लिखें जिसमें ज़्यादा टाइम जो है वो आपका ज़ाया ना हो। नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश ग्रामर। मैं हमेशा शॉर्ट हैंड में यही जो है वो सजेस्ट करता हूँ कि शॉर्ट हैंड में जो वो स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश थोड़ी बेटर है वो मार नहीं खाता शॉर्ट हैंड के अंदर। तो कोशिश करें कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। ये बात अपने जहन से निकाल दें कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप शॉर्ट हैंड में कामयाब हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हो सकता है आप रट्टे रुट्टे लगा के जॉब लग तो जाएँ लेकिन उसके बाद भी आपको परेशानी ही रहेगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें। उसके लिए इंग्लिश ग्रामर का कोर्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा आप न्यूज़पेपर रीड करें डेली बेसिस पे। आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम ज़रूर होगी। डॉन ई पेपर आप वेबसाइट पे लिखेंगे गूगल पे तो वो डॉन ई पेपर की वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आप कोई भी न्यूज़ उठा लें जो उस दिन की हो उसको रीड आउट करें आप, ठीक है। उसके मीनिंग्स लिखें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी लेकिन जो है ना वो ग्रेजुअली आप इसमें जो है वो बेहतरी फील करना शुरू कर देंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो ये काम लाजमी करें, इंग्लिश को लाजमी इम्प्रूव करें। मैं इस पॉइंट पे फिर जोर दे रहा हूँ, ये जो है ना इसको आप हल्का ना ले मेरे पॉइंट को कि आप इंग्लिश ग्रामर को छोड़ देंगे तो फिर आपको शॉर्ट हैंड में बहुत डिफ़िकल्टी पेश आएगी। क्योंकि ख़ास तौर पे जो सीन पैरा होता है वो तो आप कर लेते हैं लेकिन जो अनसीन पैराग्राफ होता है ना, अक्सर बच्चे बार बार कहते हैं कि अनसीन पैराग्राफ पे ग्रिप नहीं हो रही, अनसीन पे ग्रिप नहीं हो रही। तो मैं आगे अनसीन पे बात करता हूँ लेकिन अनसीन से एक लिंक इसका भी है कि आपकी ग्रामर जो है ना इंग्लिश की, आपको फ़िक्रों का कम से कम पता लगना चाहिए कि जो डिक्टेट कर रहा है वो कौन सी स्टोरी पर बात कर रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, या आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि जब कोई डिक्टेशन दे रहा है आपको पता लगे कि ये किस स्टोरी पे बात कर रहा है, वो क्या टॉपिक चल रहा है। इतनी का अगर आपकी सेंस है ना तो आप अनसीन में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लेंगे, क्योंकि अनसीन का भी इंग्लिश से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। अगर बाज़ बात आप आउटलाइंस थोड़ी इधर उधर कर देते हैं लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, आपको टॉपिक का पता होता है क्या चल रहा है, तो आप उसके मुताबिक जो है वो आउटलाइंस को कुछ बेटर कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आपने लाजमी तौर पे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। और जो बच्चे जो हैं वो उसके ऊपर स्पीड पे नहीं है, अभी थ्योरी की बुक कर रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि जब वो थ्योरी की बुक करते हैं जो उसके अंदर एक्सरसाइजेज आती हैं उसको करने का तरीका यही तरीक़ाकार है कि आप सबसे पहले उसको रीड आउट करें। पैराग्राफ को आपने रीड आउट करना है, ये नहीं कि लकीर के फ़कीरों की तरह जब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो बुक खोली और फटाफट शुरू हो गए, ऐसे नहीं।
आप सबसे पहले बुक पकड़ें, उसकी इंग्लिश वाला पोर्शन निकालें, उसको रीड आउट करें, पहले 2-3 दफ़ा उसको रीड करें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। उसके अलावा फिर उसके ऊपर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं जिसकी इंग्लिश के मीनिंग आपको नहीं आते, सबसे पहले डिक्शनरी में से उसके मीनिंग उसके ऊपर लिखें, फिर 2-3 दफ़ा उसको रीड करें। जब तक पैरा आपको अंडरस्टैंड नहीं हो जाता, उसके मीनिंग आपको याद नहीं हो जाते, आपने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस नहीं करनी। पहले आपने उस पैरे को इंग्लिश को समझना है कि उसमें क्या स्टोरी चल रही है, उसके मीनिंग्स लिख लेने हैं, मीनिंग को याद कर लेना है, देन आपने जो है वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ठीक है, जो भी रिकॉर्डिंग के साथ या उस पर भी आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह प्रैक्टिस का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। तो यानी स्टार्ट आपने यहाँ से लेना कि उसके ऊपर इंग्लिश के मीनिंग लिख के देन आपने उसकी जो है वो प्रैक्टिस 7 से 8 या 9-10 दफ़ा आप उसकी रिकॉर्डिंग को लिखें। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी मैं कहूँगा कि कोशिश करें कि चले मैं इसमें डिस्कस कर ही देता हूँ, अभी मैं कह रहा था कि आगे जाके बताऊँगा, तो इसी में इसको कवर कर लेते हैं कि पहले नंबर 1 पे जो हो गया, आपने उसके ऊपर मीनिंग लिख लिया उसके, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया। देन आपने दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, दूसरे पे आपने उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनके आपने उसके ऊपर मीनिंग लिखे थे, या उसके अलावा कोई ऐसे वर्ड्स जिसकी आउटलाइन लिखने में आपको दिक्कत आ रही है, उनको सारे वर्ड्स को आपने सेपरेट कर लेना। ठीक है, किसी कॉपी पे लिख लें जो उनसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। लिखने के बाद आप उसको मोबाइल के अंदर कर लें रिकॉर्ड करके आपने सुन के उस वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वैसे उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करना जो है ना वो भी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग करके करेंगे तो वो स्पीड में आप बार बार जब वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे वो यूज्ड टू हो जाएंगे। देखें बात भला कि अब देखें, जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स हैं, बट है, विच है, डू है, अगर ये मैं 100 की स्पीड पर भी बोलूँगा, 120 पे भी बोलूँगा, आप लिख लेंगे। लेकिन कोई और वर्ड्स बोलेंगे तो फिर वो आपसे लिखे नहीं जाते, वो मिस हो जाते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है आपको। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपने जो से बट, विच, डू शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो आपने याद की हुई हैं अच्छी तरीके से, आप उसका रट्टा लगा हुआ है, इस वजह से आपकी पेंसिल उसमें स्टॉप नहीं होती, आप फटाफट लिख लेते हैं। और अगर इसी तरह आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे कि आपने शॉर्ट फॉर्म्स याद की हुई हैं, तो आपका कभी भी हाथ नहीं रुकेगा। हमेशा उस आउटलाइन पे जाके आप स्टॉप होते हैं, या उधर जाके आपकी शॉर्ट हैंड में जब आप स्पीड कर रहे होते हैं, आपकी स्पीड कब ख़राब होती है, या पेपर में आप कब फेल होते हैं, आपकी कब मिसिंग होती है, जब आप वर्ड्स पे रुक जाते हैं, आप सोचते हैं, कोई वर्ड आता है आपको उसकी आउटलाइन नहीं बनाना आ रही होती है, आप वहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो अगर आउटलाइन आपको आती हो, जैसे बट, विच मैंने कहा, उस पर तो आप कभी भी नहीं रुकते, फटाफट लिख लेते हैं। अब वो आउटलाइंस को पक्का करना है, उसको पहले मीनिंग्स समझ लेने हैं, उसके बाद उनको रिकॉर्ड करके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को उनकी प्रैक्टिस करनी है। जब सारे वर्ड्स आपके हाथ पे चढ़ जाएँ अच्छे तरीके से, जैसे शॉर्ट फॉर्म्स याद है उसी तरह उनको रट्टा लग जाए, देन आपने उस पूरी एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग, जो कि मैंने चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ, वो पिटमैन शॉर्ट हैंड की भी जो उनसी थ्योरी की एक्सरसाइजेज है वो भी मैंने अपलोड करना शुरू कर दी हैं। 36 से ऑनवर्ड तकरीबन 57-8 तक वो अपलोड हो चुकी हैं। तो जिस भी स्टूडेंट की जोन सी चल रही है वो वहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने उसके मीनिंग लिख लेने हैं। सेकंड स्टेप, आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकाल लेने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है सारी रिकॉर्डिंग करके। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने जाके उसकी प्रैक्टिस पूरे पैरे की करना शुरू करनी है, और वो आपने कोशिश करनी है कम से कम भी आप उसको 10 दफ़ा लिखें रिकॉर्डिंग को सुन के। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपको जितना टाइम मिले। ठीक है, ये जो 3-4 दफ़ा बच्चे कहते हैं 3 दफ़ा किया, 4 दफ़ा किया, वो उससे तो दार भी गीली नहीं होती। तो कोशिश करें कम से कम 10 दफ़ा उसकी आप प्रैक्टिस करें। देन जो आपकी मिस्टेक्स निकलती हैं उसके बावजूद भी उन मिस्टेक्स को हमेशा नोट करें। ठीक है ना, मिस्टेक्स को आप नोट नहीं करेंगे तो वो कभी भी कम नहीं होंगी। हर बच्चे की अपना वीक पॉइंट होता है, किसी को स्पेलिंग का इशू होता है, किसी को मिसिंग का इशू होता है। तो आप देखें कि आपके अंदर क्या कमी है, किसकी वजह से आपकी शॉर्ट हैंड इंप्रूव नहीं हो रही। ठीक है, अगर तो आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं तो उसका मैं आपको तरीकाकार बताऊँगा, जैसे मैंने वॉवल्स का बताया। आप हमेशा एक डायरी बनाएं पहले तो, जो से भी आपके स्पेलिंग की मिस्टेक्स कॉमन है। अक्सर बच्चों की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं ना, वो एक ही तरह की बार बार निकल रही होती हैं, उसी स्पेलिंग की बार बार वो गलती कर रहा होता है। उसकी क्या वजह होती है, वो क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा था? क्योंकि वो जब पहली दफ़ा वो गलती आती है वो उसको नज़रअंदाज कर देता है, उसको पॉइंट आउट नहीं करता। तो आप हमेशा ये काम करेंगे, जो आपकी मिस्टेक निकलती है स्पेलिंग की, आपने जो अलग से रजिस्टर या कॉपी या कोई पेज बनाया हुआ, नोट्स रखे हुए हैं, उस पर आप उसको नोट डाउन कर लें। आपने वो वर्ड लिख लिया, इसी तरह जो से वर्ड्स आते रहेंगे, जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं, आप वो साइड पर निकालते रहें सारे वर्ड्स। आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट बन जाएगी उन वर्ड्स की जिनके आपके स्पेलिंग वीक हैं। फिर आप उसके ऊपर वर्क शुरू करें अपना, उसको डेली बेसिस पे गलत स्पेलिंग के आगे आप सही स्पेलिंग लिख लें और उनको अच्छी तरह से रट्टा लगाना शुरू कर दें, याद करना शुरू कर दें। उसके सबसे बड़ा आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके वो स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएंगे, दूसरा जब भी आप टेस्ट देने के लिए जाया करेंगे आप वो कॉपी निकालेंगे अपनी या रजिस्टर निकालेंगे और वो सारे के सारे जो से आपके कमज़ोर रहते स्पेलिंग सारे दोबारा आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएं ना कि अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किए होंगे और आपने पेपर देने जाना होगा तो आपको कैसे पता लगेगा, कैसे आपको याद रहेगा मेरे कौन से स्पेलिंग वीक थे, जो आप उनको रिवाइज़ कर ले? तो वो तो उसी तरह हवा में रह जाएंगे सारे, वहाँ
वहाँ पे जाके वही गलतियाँ फिर आप दोबारा करेंगे, क्योंकि आपने मौके पे तो उसको याद किया होगा लेकिन बाद में कभी रिवाइज़ करने की जहमत ही नहीं की होगी, और रिवाइज़ करें भी कैसे आपको पता ही नहीं चलेगा, इतने तो वर्ड्स गलत होते हैं, किस तरह याद रहेंगे सारे के सारे। तो जब आपने नोट किए होंगे जो भी स्पेलिंग गलत होता जाएगा आपने उस कॉपी पर उतारते जाना है, पूरी लिस्ट तैयार कर लेनी है, ठीक है। जब आपने पेपर देने जाना है, और ये पेपर के अलावा भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये नहीं कि पेपर वाले दिन ही उसको निकालना है आपने, आप रूटीन में भी उसको हर हफ्ते या 1-2 दिन बाद निकाल के रिपीट करते हैं, ताकि वो आपके स्पेलिंग पक्के हो जाए, दोबारा वो स्पेलिंग की मिस्टेक ना निकले, क्योंकि एक ही स्पेलिंग की मिस्टेक अक्सर बच्चों की बार बार रिपीट होती है। तो पेपर देने से पहले आप उस कॉपी को देख जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है ना वो स्पेलिंग की मिस्टेक्स जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और अगर मिसिंग का इशू है तो मिसिंग का आपको मैंने बताया प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। उस प्रैक्टिस का भी एक तरीकाकार होता है। देखें, अगर आपने अपनी स्पीड को इंप्रूव करना है तो फॉर एग्जांपल अगर आपके ऊपर आपसे जो है 50 की स्पीड बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो पिक हो जाती है, तो आप कोशिश करें आप 60 स्पीड की प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसकी मिसिंग होती है तो कोई मसला नहीं, आप उसकी मिसिंग होने दें। इसको ग्रेजुअली हमेशा स्पीड को ऊपर लेके जाया जाता है, ये नहीं कि अगर आपसे 50 की स्पीड लिखी जाती है आप कभी जो है वो डायरेक्ट ही 100 की जो है वो स्पीड की पिक करना शुरू कर दें, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, ये ग्रेजुअली ऊपर जानी है। अगर आप 50 पे आपका हाथ सेट है तो आप इसकी 60 की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। 8 से 10 दिन आप लगातार जो है वो 60 की स्पीड को 8 से 10 दफ़ा लिखें। मिसिंग ज़रूर होगी लेकिन उस पर आपने घबराना नहीं, आपने प्रैक्टिस करते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज आएगी आपकी मिसिंग, फॉर एग्जांपल पहले दिन 10 वर्ड मिस हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये जो है वो आपके कम होना शुरू हो जाएंगे, एंड पे आप 100% उसको पिक करना शुरू कर देंगे। तो जब आप 60 की पिक करने लग गए हैं फिर आपने 70 पे चले जाना, इसी तरह इसी तरीक़ेकार से 70 की प्रैक्टिस करते रहना। फिर जब आपसे 70 पिक होने लग गई है आपने 80 की प्रैक्टिस, इस तरीके से आपने इसको ग्रेजुअली ऊपर लेके जाना है, ठीक है। 100 पिक होने लग गई है फिर 110 पे चले जाएँ, 110 पिक होने लग गई है तो 120 पे चले जाएँ, 20 से ऊपर जाएँ तो क्योंकि फिर स्पीड ज़रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप 5 के हिसाब से इंक्रीज़ करने लग जाए। 125 की स्पीड पे प्रैक्टिस करें, 125 पिक होने लग जाए फिर 130 की प्रैक्टिस करें। इस तरह आपने कोशिश करनी है इसको 150 पे लेके जाना है। अब ये सुनने में आपको लग रहा होगा 150 स्पीड कैसे लिखी जाएगी, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और स्पीड को इंक्रीज़ करने का एक और अच्छा तरीकाकार ये होता है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। मैं हमेशा आपको ये बात कहूँगा कि शॉर्ट हैंड में शॉर्ट फॉर्म्स सबसे ज़्यादा कमाल काम करती हैं। जिस बच्चे की शॉर्ट हैंड में जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर ग्रिप होती है ना वो ज़्यादा मार नहीं खाता, लेकिन जिसकी शॉर्ट, क्योंकि आप देखें कोई भी पैरा उठा लें आपको आधी से ज़्यादा उसमें शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगी। कुछ तो पिटमैन ने शॉर्ट फॉर्म्स बनाई हुई हैं, कुछ टीचर्स ने खुद अपनी शॉर्ट फॉर्म्स बनाई होती हैं। जो भी आपके टीचर ने शॉर्ट फॉर्म्स बना के आपको दी हैं आप उस पर वर्क करें, उसको याद करें, डेली बेसिस पे उसको रिपीट करते रहें, आपने उसकी जान नहीं छोड़नी। अपनी शॉर्ट फॉर्म्स को पक्का रखें, ये शॉर्ट फॉर्म सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि यही वो वर्ड्स होते हैं जो आपने अच्छे तरीके से रट्टा लगाया था, याद किए होते हैं, जिन पे आपकी पेंसिल स्टॉप नहीं होती, जो आप बगैर सोचे फटाफट जो है वो आउटलाइन लिख देते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा काम करती हैं। तो कोशिश करें जो बड़े वर्ड्स हैं भी जो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, अपने पास से शॉर्ट फॉर्म बना ले कोई, लेकिन ऐसी शॉर्ट फॉर्म बनाएं उसको रिपीट करते रहें कि आपको याद रहे। ये नहीं कि आपको ऐसे वर्ड की हमेशा, मैंने अक्सर बच्चों को देखा वो ऐसे वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं जो यूज़ भी बहुत कम होते हैं और फिर उनको याद करने में टाइम वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1000 के करीब जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपने उसकी आउटलाइंस बनाई हुई हैं, शॉर्ट फॉर्म्स आप उसकी याद कर रहे हैं, अब आप बिला तुका कोई ऐसे वर्ड जो हैं वो 1000 उठा लेते हैं कि जो इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते, बहुत कम उनका यूज़ है, उसकी आप शॉर्ट फॉर्म जो है वो याद करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना, 1000 को याद करने में टाइम कम लगेगा, 2000 पे वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, उस पर टाइम भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि वो कभी कभी आनी होती हैं और वो बाद में आपको भूल भी जाएगी। तो कोशिश करें कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आउटलाइंस हैं, उनको आप अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स बना के उनको याद करें, उस पर वर्क करें क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होनी है। जो बड़ी आउटलाइन है आपको रूल्स अच्छे तरीके से आते होंगे तो आप उसको अनसीन में भी लिख लेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि रूल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। जो रूल्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। अगर आपको रूल्स नहीं आते तो आपकी शॉर्ट हैंड कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। कोशिश करें, आप थ्योरी कर रहे हैं या आप जो है स्पीड पे आ गए हैं, आप अपनी जो है वो रूल्स की बुक जो है थ्योरी वाली बुक पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स उसको रिवाइज़ करते रहें। हर रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो थ्योरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी, क्योंकि अक्सर उनको आगे जब जाते रहते हैं तो पिछले रूल उनको भूलते रहते हैं। कोशिश करें कि आप हर वीक पे एक टेस्ट दें या अपना टेस्ट अरेंज करें ताकि आपके पीछे से रिवीजन होती रहे। और जो लोग टेस्ट देने जाते हैं जो स्पीड पे हैं वो भी लाजमी इस पर वर्क करें, अपने रूल्स को याद करें। उसकी वजह कि जब आपने अनसीन लिखनी होती है तो जो वर्ड्स आपने पहले नहीं पढ़े होते वहाँ पे तो वो आपको रूल्स के मुताबिक ही ड्रा करनी पड़ती हैं आउटलाइंस। अगर आपको रूल आता होगा तो आप फटाफट लिख लेंगे, अगर आपको रूल नहीं आता होगा तो आप वहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे, आपकी मिसिंग हो जाएगी और आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो रूल्स पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस करें, वावल्स के ऊपर, स्पेलिंग्स के ऊपर, रूल्स के ऊपर, स्पीड के ऊपर, इन 3-4 चीज़ों पर आपने अपना डेली बेसिस पे काम करना है। कोशिश करें 2 से 3 रूल डेली रिवाइज़ कर लिया करें, तो 5-6-7 दफ़ा आप जब रिवाइज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुद ही याद होना शुरू हो जाएंगे।
स्पेलिंग पे भी बात हो गई हमारी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। नोट डाउन मीनिंग्स की भी हमारी बात होगी, मीनिंग्स जो हैं वो लिख लेने हैं। अच्छा, आगे कौन सा पॉइंट हमारा है जी, स्पीकर जो आपको डिक्टेट करवा रहा है। अब ये बड़ा मेन पॉइंट है, जब आप स्पीड कर रहे होते हैं ना, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि स्पीड चल रही है लेकिन दिमाग कहीं और है। अब एक और आप कभी नोट कीजिएगा, अक्सर बच्चों की मिसिंग या उनके कोमा, फुल स्टॉप वगैरह ऐसी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं, जब उनकी लॉन्ग हैंड चेक की जाती है तो उसमें क्या गलतियाँ आ रही थी, कोमे छूट गए हैं, वो फुल स्टॉप छूट गए हैं। अब हालांकि देखें ये कोई इतना बड़ा वर्ड तो नहीं था जो आपने छोड़ दिया, और इसको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तो ना बड़ा वर्ड है या कभी पढ़ा नहीं हुआ तो वो आपने मिस कर दिया, तो वो तो बात समझ में आती है। कोमा लगाने में टाइम कितना लगता है, फिर भी मिस होता है, कैसी अजीब सी बात है। और एक नहीं, 5-5 6-6 कोमे मिस किए होते हैं। एस नहीं लगाया, ईडी नहीं लगाया, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई थी लेकिन फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ठीक है। स्पेलिंग में जो था वो प्लूरल था, सिंगुलर यूज़ कर दिया। कोमा लगाना था, कोमा नहीं लगाया। फुल स्टॉप लगाना था, फुल स्टॉप नहीं लगाया। यही गलतियां जब उनकी कैलकुलेट की जाए तो 17-18 गलतियां तो यही बन जाती हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपका दिमाग कहीं और पे होता है, कहीं और होता है। तो जब भी डिक्टेशन हो रही हो तो कोशिश करें आप सारे ख्यालात को अपने जहन से निकाल दें। आपका पूरा फोकस जो है वो स्पीकर की तरफ होना चाहिए, जो डिक्टेट कर रहा है आपका पूरा ध्यान उसकी तरफ हो। एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से सुने, अंडरस्टैंड करें, देखें कि क्या स्टोरी चल रही है, यानी पूरा फोकस आपका उसकी तरफ होना चाहिए। ये नहीं वो जैसे नमाज में होता है, नमाज की नीयत बंद हो साथ ही ध्यान कहीं और चला जाता है, वो काम नहीं होना चाहिए। आपका पूरा फोकस जो है वो डिक्टेटर की तरफ होना चाहिए। जो डिक्टेट कर रहा है आप पूरा ध्यान उसकी तरफ कान लगा के रखें। पेपर भी जब आप देने जाएँ तो कोशिश करें, अगर आपको आगे जगह मिलती है कहीं पे, तो होता है ना उन्होंने चेयर्स के ऊपर ही जो है रोल नंबर लिखा था कि आपने यहीं पे बैठना, यहाँ से नहीं हट सकते। तो अगर जहाँ पे ये नहीं है इशू, वहाँ पे आप कोशिश करें कि आपको फ्रंट पे आगे सीट मिले, ताकि अच्छे तरीके से आपको आवाज़ भी वहाँ पे समझ आए और आप अपना पूरा जो है ना वो कंसंट्रेट कर सकें उसके ऊपर। तो कोशिश करें जब डिक्टेशन हो रही होती है अपना पूरा ध्यान लगा के डिक्टेशन को सुने। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी मिसिंग कम होगी, आपकी कोमास की मिस्टेक्स नहीं होगी, ईडी की, सेकंड फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म की नहीं होगी, ठीक है ना, और सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक नहीं होगी। ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करती हैं। अक्सर बच्चों की शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी होती है, स्पीड भी ठीक होती है, अनसीन भी ठीक होती है, लेकिन वो मिस्टेक्स क्या कर रहे होते हैं, कोमे नहीं लग रहे होते, ठीक है, फुल स्टॉप यूज़ नहीं कर रहे होते, एस नहीं लगा रहे होते, ईडी नहीं लगा रहे होते। उनका यही इशू होता है कि उनका फोकस नहीं होता शॉर्ट हैंड की स्पीड के ऊपर, ध्यान कहीं और होता है और स्पीड चल रही होती है, बाद में एकदम याद आता है वो स्पीड चल रही है, फिर ध्यान इधर आ जाता है, तो उतनी देर में बेड़ा गर्क हो जाता है बच्चे का। तो कोशिश करें कि पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ जो है वो आप अपनी स्पीड को सुने। रूल और थ्योरी की भी बात हो गई, आपने अपने रूल्स वगैरह को सबको जो है वो रिवाइज कर लेना है। अच्छा, ऊपर हमने बात की है इंग्लिश वोकैबुलरी की कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ें, उसको इम्प्रूव करें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट हैंड की भी वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसका लिंक बेसिकली अनसीन के साथ भी है। जो बच्चे कहते हैं कि हमसे अनसीन पिक नहीं होती, ये उनके लिए बहुत अहम पॉइंट है। अच्छा, अनसीन होती क्या है बेसिकली, आप अगर सोचें तो अनसीन वही है ना जो आपने सीन नहीं किया हुआ, आपने नहीं देखा हुआ। एक पैराग्राफ है, अगर मैंने आपको डिक्टेट करवाना शुरू कर दिया, आपको बताए बगैर, आपको दिखाए बगैर, वो अनसीन है। अगर वही पैरा मैं आपको देता हूँ और कहता हूँ आपके पास 10 मिनट हैं, आप इसको देख लें, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ, तो वो सीन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अनसीन तो नहीं रहेगा। तो सीन वही होती है जो आपने नहीं देखी होती। तो जब आप सारे वर्ड्स अच्छे तरीके से कर लेंगे तो वो आपके लिए अनसीन कम, सीन ज़्यादा बन जाएगी। अब उसका तरीकाकार क्या है, देखिए अनसीन में फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं 350 वर्ड का पैराग्राफ लिखवाता हूँ, अब आप उसमें से कोई 18, 19, 20 गलतियाँ कर देते हैं, जो वर्ड्स आपने पहले देखे ही नहीं होते, कभी सुने ही नहीं होते, वो आ जाते हैं। तो उसका क्या इशू होता है कि आपकी वोकैबुलरी शॉर्ट हैंड की बहुत वीक होती है। तो मैं आपको, जो भी बच्चा ये चाहता है कि मैं महीने से 2 महीने में, 3 महीने में पाकट हो जो अनसीन के अंदर में से फौरी तौर पे अनसीन जो है वो पिक होना शुरू हो जाए, तो वो क्या करे। अब कई ये कहते हैं ना कि स्पीड आपकी ठीक है लेकिन अनसीन को जो है वो टाइम लगेगा, 3, 4, 5, 6 महीने लगेंगे या साल लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टूडेंट पे खुद पे डिपेंड करता है। अगर आप डेली बेसिस पे 10 से 15 वर्ड्स न्यू करना शुरू कर दें, यानी ऐसे वर्ड जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए, तो इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि आप 2 से 3 माह के अंदर अनसीन पिक करने लग जाएंगे, ठीक है। और आप टेस्ट भी बड़े आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। शर्त क्या है, डेली बेसिस से 15 से 20 न्यू आउटलाइंस आपने सीखनी है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो मिसिंग की रेशो है ना वो कम हो जाएगी। अगर आपको कोई अनसीन पैरा लिखवाता है, उसमें आपको 15-20 वर्ड्स नए होते थे आपके लिए, तो वही आपके 3-4 पे आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अनसीन होती है, उसमें कई वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, बाज़ औक़ात इंग्लिश इतनी वास्ट है, नहीं पता लगता कि कहाँ से वर्ड आ गया, लेकिन उसकी रेशो काफ़ी कम हो जाएगी, परसेंटेज कम हो जाएगी। अगर आप 5% वर्ड्स आपको नहीं आते थे तो फिर 1-2% पे आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। अगर उन्होंने 95% मांगी होती है तो आप 95 के अंदर अंदर अपना टेस्ट कवर कर देंगे। तो कोशिश करें डेली बेसिस पे 15 से 20 नए वर्ड्स जो है वो लिखना सीखें।
अब मैं यूट्यूब चैनल पे भी जो है वो इंग्लिश की वोकैबलरी भी अपलोड करता हूँ, आपने देखी होगी, वो किया करें, ठीक है। उसके अलावा मैं जो है अनसीन पैराग्राफ्स भी जो है वो उसके ऊपर पोस्ट करता हूँ, और उसके अलावा जो है शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस भी मैं जो है वो इसके ऊपर अपलोड करता हूँ, तो आप वो कर लिया करें। आप शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस वो करते रहेंगे, वोकैबलरी के वर्ड्स मैं करता हूँ इंग्लिश के, वो देखते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो है वो शॉर्ट हैंड और इंग्लिश दोनों ही एक साथ में इम्प्रूव हो जाएंगी। तो अनसीन को बेटर करने का यही तरीकाकार है जो मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पे जो है वो न्यू वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, कभी भी अकेडमी के साथ ना चलें, एक्स्ट्रा प्रेपरेशन करें। अच्छा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो आउटलाइंस को जो है ना वो रिपीट करें अगेन एंड अगेन। अब कोशिश करें जो सी आउटलाइंस आपने पहले पढ़ ली हुई हैं या शॉर्ट फॉर्म्स आपने पढ़ ली हुई हैं, ये नहीं कि एक दफ़ा याद कर ली है तो बस ठीक है, अब जब टेस्ट आएगा तभी उसको निकाल के रिवाइज़ करेंगे, ऐसा नहीं। आपकी जो थ्योरी के अंदर जो ये मैं उनके लिए पॉइंट है जो जिनकी बुक ख़त्म हो गई है वो नोट्स पे हैं, वो क्या करें कि एक तो रूल्स को रिवाइज़ करें, और दूसरा जो पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स के जब आप रूल पढ़ते हैं उसके आगे वर्ड्स आ जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। एक्सरसाइज को बेशक आप ना करें, लेकिन जो वो वर्ड्स लिखे हैं ना उनको रिपीट करते रहें आप बार बार। उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले वर्ड्स होते हैं, आपने देखा उसमें लिमिटेड वर्ड्स दिए हुए हैं पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स के अंदर जो थ्योरी की बुक है। अब उसमें वो एडवांस वर्ड्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, और वो यूज़ होने ही होते हैं, हर पैराग्राफ में वो यूज़ होते हैं। तो कोशिश करें रूल के साथ आप उन वर्ड्स को रिवाइज़ लाजमी करें। रूल रिवाइज़ किया, साथ ही उनके वर्ड्स भी आपने रिवाइज़ कर लिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने देखना कि अब जो सारा हमने मेथड फॉलो कर लिया जो मैंने आपको ऊपर बताया, अब भी कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं, उनको कैसे जो है वो हमने बेहतर करना है। अब जो मिस्टेक्स आ रही है ना उसको बेहतर करने का जो तरीकाकार है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। उसका तरीकाकार ये है कि जो भी आपकी मिस्टेक है आप सबसे पहले तो उसको नोट करें। देखें, हमेशा इंसान वही कामयाब है जो अपनी गलतियों से सीखता है। जो गलतियां करता चला जा रहा है लेकिन उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उस पर वर्क नहीं कर रहा, तो वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट कभी भी नहीं आएगी। बंदा देखें, इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, मिस्टेक्स हर बंदे से होती हैं। जो टॉप करता है ना, वो भी कोई पहले दिन उठ के जो है वो टॉप नहीं कर लेता, उसने बड़े पापर वेले होते हैं, बहुत मेहनत की होती है, लेकिन उसकी खूबी क्या होती है, उस इंसान ने अपनी गलतियों से सीखा होता है, अपनी गलतियों को इम्प्रूव किया होता है। तो आप हमेशा जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, आपकी मिसिंग है, आपकी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स है, ठीक है, आपकी अनसीन की प्रॉब्लम है, आपकी स्पीड की प्रॉब्लम है, हर चीज़ के बारे में इंप्रूवमेंट का मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया, लेकिन आप उसको नोट करके उस पर काम शुरू करें। किस तरह काम करना है वो मैंने हर चीज़ ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि स्पेलिंग मिस्टेक है उसको कैसे इंप्रूव करना है, वॉवल्स का इशू है उनको कैसे इंप्रूव करना है, इसी तरह स्पीड का इशू है उसे कैसे इंप्रूव करना है, अनसीन का इशू है उसे कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। आप उस पर वर्क शुरू कर दें, लेकिन नोट कर लें अपनी मिस्टेक को, अपने वीक पॉइंट को नोट ज़रूर करें, खुदारा उसको देखें कि आपका क्या इशू है। बच्चे अन्य वहाँ करी जाते हैं, 3-3 4-4 साल करते जाते हैं, उनको अभी तक यही नहीं पता लगता कि उनका इशू है क्या। आप इसका सबसे बेहतर तरीका होता है कि जब आप शॉर्ट हैंड करें उसके बाद अपनी लॉन्ग हैंड को चेक करें, खुद चेक करते हैं या अगर कोई और चेक करता है तो देखें आप मिस्टेक्स क्या निकली हैं। जो मिस्टेक निकली हैं आप उसके ऊपर वर्क शुरू कर दें। अगर आपकी 20 गलतियां आ रही थी, 30 आ रही थी, अगर आप प्रॉपर्ली उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको वक्त दे रहे हैं, तो एक टाइम आएगा वो 2-3 गलतियां आपकी निकलना शुरू हो जाएंगी, काम जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो हमेशा इस पर जो है वो काम करें। अब थोड़ा सा मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो लास्ट पे शेयर करना चाहूँगा कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, शॉर्ट हैंड कर रहा था, तो मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करता था। मुझे इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ज़ाहिर बात है हर इंसान का अपना तरीकाकार होता है, डिफरेंट स्टूडेंट्स का, डिफरेंट टीचर्स का अपना तरीकाकार होगा, वो अपने तरीके से शेयर करते होंगे। बहरहाल मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं वो शेयर करना चाहूँगा, तो जिसको अच्छा लगे वो इसको अडॉप्ट कर सकता है। जो मेरा शॉर्ट हैंड का तरीकाकार होता था वो हमारी अकेडमी में जो है वो तकरीबन हमें जो नोट्स दिए जाते थे शॉर्ट हैंड के, वो तकरीबन आम रूटीन में 10 पेजेस होते थे। तो मैं क्या करता था कि सबसे पहले तो जो मैंने आपको तरीकाकार बताया वो मैंने अपना ही आपसे तरीका शेयर किया कि उसको रीडिंग करें सबसे पहले, उसके ऊपर उसके मीनिंग लिखें, उसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक हो गया। अंडरस्टैंड करके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख के उसकी रिकॉर्डिंग बना लें, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। उसके बाद आप उसकी पूरे पैराग्राफ की रिकॉर्डिंग के साथ प्रैक्टिस करें। पहला तरीकाकार, पहला स्टेप जो है वो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो सा आपका स्टेप है जो आपने करना है, जो मैं करता था वो ये होता था कि जैसे 10 पेजेस है ना, अगर आपने आज मैंने पहला पेज जो है वो अकेडमी में हमारी डिक्टेशन हुई, तो कल दूसरा पेज जब होता था तो मैं उस दूसरे पेज को करने से पहले जो पहला पेज मैंने किया था उसकी जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए होते थे डिफ़िकल्ट, उनको मैं अच्छे तरीके से रिवाइज़ करता था, फिर मैं दूसरा पेज तैयार करता था। इसी तरह जब तीसरे पेज पे आ जाते थे तो मैं पहले 2 पेज रिपीट करता था, फिर तीसरे पेज को करता था। यानी इसी तरह आप चलते रहें तो फॉर एग्जांपल 10वां पेज आज मेरा अकेडमी में अगर डिक्टेशन का है तो मैं पहले उन 9 पेजेस को देखता था, उनकी डिफ़िकल्ट आउटलाइंस को रिपीट करता था, फिर वो 10वें पेज की प्रैक्टिस करके अकेडमी जाता था। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता था, पीछे से सारी रिवीजन होती रहती थी और सारे के सारे वर्ड्स जो है वो दिन ब दिन जैसे मैं डेली उसको
पढ़ता रहता था तो पक्के होते जाते थे। अब जब वो 10 का सेट मेरा पूरा हो जाता था उसको मैं रख देता था वीकली बेसिस पे, यानी अब वो जो 10 मेरे सेट हो गए हैं, 10 पेजेस हो गए हैं, उसको मैं निकालता था हफ्ते को या इतवार को, उसको पूरे को रिवाइज़ करता था और जो सा कंटिन्यू आगे चल रहा होता था नेक्स्ट जो 10 पेजेस मिले होते थे उसकी मैं प्रैक्टिस उसी तरह स्टार्ट करता था जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तीसरे पेज पे पहुंचे हैं तो पहले वाले 2 रिवाइज़ करने हैं, फिर तीसरे पे जाना है। अगर 10वें पेज पे पहुंचे हैं तो पहले वाले 9 रिवाइज़ करने हैं। इसी तरह जब सेट 10-10 के जाते जाते थे तो ये जो 10-10 ख़त्म होते जा रहे हैं ये मेरे जो है वीकली बेसिस पे चले जाते थे। सैटरडे को या संडे को मैं निकाल के इसको रिपीट करता था, बाकी सबकी प्रैक्टिस इसी तरह करता रहता था। और उसके अलावा मैंने एक अपनी डायरी बनाई हुई थी जिसमें मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड सारे लिखे होते थे। उसका मुझे ये फ़ायदा होता था कि जब पेपर देने जाने से पहले अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 200 पेजेस 300 पेजेस जो हैं वो अकेडमी में किए हुए हैं, अब इतना टाइम तो होता नहीं कि बंदा सारे के सारे निकाले और उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स ढूंढे और फिर उनको रिवाइज़ करे, वो टाइम बड़ा ज़ाया होता है। तो कोशिश करें आप अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि कम वक्त में ज़्यादा काम सर अंजाम दे सकें। उसका तरीकाकार यही होता है कि उसको मैनेज करें, ठीक है ना। आप उसको मैनेज कैसे करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड जब आप करते हैं ना, पैरा तैयार करते हैं, उसी टाइम आप डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो या तो अंडरलाइन कर दे कि नहीं, या हाईलाइटर ले लिया करें वो लगा दिया करें ऊपर, या उसको अगर ज़्यादा आपके पास टाइम होता है तो आप उसको डायरी पे साइड पे निकाल लिया करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि पेपर से पहले आपको इतना सर नहीं खपाना पड़ेगा, सिर्फ वो मोटे मोटे जो वर्ड सारे हैं वो आप देखेंगे और जाके पेपर देंगे, इंशाअल्लाह आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये तरीकाकार जो है ना वो अडॉप्ट करें। नोट्स को लाजमी रिवाइज़ करें। कई बच्चे होते हैं वो कर करके फेंक ही जाते हैं, फिर पिछले नोट्स का पता नहीं होता कहाँ है, और आगे वाले करते रहते हैं, पता लगता है कि 5 साल चलता जा रहा है काम और अभी तक जो है वो इम्प्रूवमेंट ही कोई नहीं आई। तो ये काम खुदारा ना करें, आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करें। जो मैंने आपको तरीकाकार बताया इसको अडॉप्ट करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। इसी बेसिस पे आप अगर आपको 10 पेज मिले हैं, 20 पेज मिले हैं, ठीक है ना, तो गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। और गलती के हवाले से मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप गलत करें। अब ये बड़ा इशू है एक कि अगर अक्सर जो है वो अकेडमी में जब बच्चों को डिक्टेशन दी जाती है उसके बाद जब उनको कहा जाता है कि आपके पास इतना टाइम है आप इसको लॉन्ग हैंड में शिफ्ट करें, तो वो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। शायद कोई लोग कहते हों कि ये कोई इसमें कोई ख़िलाफ़ जाने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत गलत काम है। उसकी वजह ये है कि देखें, जब आप एक दूसरे के साथ रीड आउट करना शुरू कर देते हैं ना, खुद उसको सुनाते हैं, पहले वो आपकी मिस्टेक्स निकालता है, फिर आप उस जो है वो आपको सुनाता है, फिर आप उसकी मिस्टेक्स निकालते हैं। ये काम एक दूसरे को सुनाने वाला ना करें। अपना अपना रीड करें और अपना अपना ट्रांसक्राइब करें। उसका आपको फ़ायदा क्या होगा, देखें पेपर में आपने अकेले होना है, आपके उस दोस्त ने आपके साथ नहीं होना, ठीक है ना। जो पेपर में आपने अकेले फ़ाइट करनी है ना, तो आप अकेडमी में भी बैठ के खुद अकेले ही फ़ाइट करें। उसका सबसे बड़ा आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको अपनी सारी गलतियां जब आप लॉन्ग हैंड करेंगे उसके बाद चेक होंगी तो वो सारी मिस्टेक्स सामने आ जाएंगी, आपको पता लगेगा कि आपकी क्या गलतियां हैं। और अगर आपने वही पहले उससे पूछ के तो सही कर ली होंगी तो लॉन्ग हैंड तो आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। भाई गलत करेंगे तो आप सीखेंगे। मैंने आपको बताया कि बंदा वो कामयाब है जो गलतियों से सीखे। गलती करना गुनाह नहीं है, करें गलती, मैं कहता हूँ खुद करें गलती, आप गलत लिख के दिखाएं लेकिन ईमानदारी से लिखें। जब आप गलत लिखेंगे, ईमानदारी से लिखेंगे, आपको खुद भी पता लगेगा कि आप में क्या कमी है और आपके टीचर को भी ये चीज़ जो है वो पॉइंट आउट हो जाएगी कि इस बच्चे में क्या कमी है। देखें, अब जब आपके टीचर को पता ही नहीं चल रहा, आप पता लगने नहीं दे रहे, होशियारी के साथ आप चीटिंग करके या दूसरे से पूछ के जो है वो लॉन्ग हैंड लिख के ला के चेक करवा रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उस टीचर का कुछ नहीं जा रहा। आप कोशिश करें गलत लिखें। देखिए, मैं तो अपनी अकेडमी में स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, बाकी टीचर्स को भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर बच्चा गलती करता है तो उसको बहुत डांटे ना आप, बल्कि उसको प्यार से समझाएं कि वो गलत करके लेके आए, ताकि आपको उस चीज़ का पता लगे कि उसमें क्या कमी है और बच्चे को भी पता लगे उसमें क्या कमी है। और बच्चों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि गलत करें, पूछ के इधर उधर से देख के ठीक ना करें, गलती करें और उस गलती पे काम करें, उसको दुरुस्त करें। ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर आप इन सब पे अमल करते हैं तो 120 क्या 130 क्या आप इंशाल्लाह ताला 150 वर्ड्स पर मिनट जो है शॉर्ट हैंड लिखेंगे इंशाल्लाह ताला। और लास्ट पे जो है जो पॉइंट्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेते हैं कि अब प्रेपरेशन तो कर ली है, पेपर की बारी आ गई है, टाइम आ गया पेपर में अपीयर होने का, तो अब पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे मैंने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस ऊपर किया है कि कोशिश करें कि अगर आपको फ्रंट पे जो है वो सीट मिल सकती है तो आप आगे बैठें, क्योंकि एक तो आपको प्रॉपर्ली वहाँ से डिक्टेशन समझ में आएगी वर्ड्स, क्योंकि पीछे लास्ट पे बैठे हों, सेंटर में बैठे हों, उस तरीके से आवाज़ नहीं पहुँच पाती जिस तरह आगे बैठे स्टूडेंट तक आवाज़ पहुँच जाती है। तो कोशिश करें आपको आगे सीट मिले। अच्छा, अब आप बैठ गए हैं जहाँ पे भी आपको सीट मिली, अब आपने पेपर को अटैम्प्ट, तो दूसरा जो पॉइंट है जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि सुनना अच्छे तरीके से है। जो डिक्टेशन हो रही हो तो आपका पूरा फोकस जो है वो डिक्टेशन देने वाले टीचर की तरफ होना चाहिए। आपके जहन से बाकी सारी ख्यालात आपने जो है वो स्किप कर देने हैं, पूरा फोकस हो ताकि आपकी मिसिंग ना हो, आपकी कोमास की मिस्टेक्स ना हो, छोटी मोटी बड़ी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उन सबको आप कवर कर सकें। तो अच्छे तरीके से आपने जो है वो सुन के जो है वो उसको नोट डाउन करना है।
अच्छा, एक और चीज़ के अगर पेपर के दौरान बाज़ वक़्त ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कि जो डिफ़िकल्ट होते हैं, आपने पहले नहीं सुने होते। अब कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पेपर के अंदर, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसकी आउटलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप आउटलाइन ना बनाएं, आप टाइम को देखें, मैनेज करें। अगर तो एक आधे दुके 1-2 सेकंड के अंदर वो आपसे पिक हो जाती है तो ठीक है, लिख दें। अदरवाइज़ आप जैसी भी आउटलाइन बनती है उसको बना के आगे चले जाएँ, क्योंकि अगर आप एक ही आउटलाइन के ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे तो आपकी अगली जो 4-5 आउटलाइंस आपको आती होंगी वो स्किप हो जाएंगी आपकी। तो जब आप एंड पे कैलकुलेट करेंगे 3-4 जगह पे आप रुके होंगे, तो 4 चौके कहाँ पे बात पहुँच गई 16, तो कितनी मिस्टेक्स बनेंगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपसे पिक नहीं हो रहा, आपको उसकी नहीं समझ आ रही, तो आप उसको या तो स्किप कर दें, और स्किप करने से ज़्यादा बेटर ये है कि आप आउटलाइन उसकी किसी भी तरह बना दें। अब यहाँ पे आपके रूल्स भी बड़े काम आते हैं। अगर आपको रूल्स अच्छे तरीके से आते होंगे तो आप फौरी आउटलाइन भी सही ड्रा कर लेंगे, वरना भी ये है कि आप आउटलाइन को जैसे ड्रा होती है कर लें। और दूसरा इसमें उस बंदे को बेनिफिट होगा जिसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होगी। जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, इंग्लिश ग्रामर को आप इंप्रूव करें, अपनी रीडिंग को इंप्रूव करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड किया करें। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो आपने उल्टी सीधी आउटलाइन लिखी होगी ना, यहाँ पे अब वो आपके काम आएगी। यहाँ पे आप जो है वो फौरी उसको जो है वो ट्रांसलेट करने में ईजी हो जाएगी। आपको थोड़ा सा अगर आगे पीछे फ़िक्रे को देख के आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या वर्ड जो है वो फिट बैठ रहा है, तो आप उस हिसाब से उस आउटलाइन को रीड करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक हो गया। अब ये आपने इस तरीके से एंड तक आपने डिक्टेशन कर ली, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि उसको फौरी तौर पर ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट नहीं करना। हमेशा अकेडमी में भी आपने इसी तरह करना है, पेपर में भी। आप सबसे पहले जब डिक्टेशन हो गई है उसके बाद आप सिर्फ उसकी रीडिंग करें। कई बच्चे क्या करते हैं, फौरी उसको जो है वो लॉन्ग हैंड में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ये मिस्टेक ना करें। उससे क्या होगा, जितनी भी मिस्टेक्स आपकी शॉर्ट हैंड में थी वो सारी की सारी लॉन्ग हैंड में आ जाएंगी। तो ये काम ना करें, क्योंकि वहाँ पे कटिंग वाला तो चक्कर है नहीं। बाद में आपको गलतियाँ पता लगेंगी, आप कटिंग करेंगे, उसको ठीक करेंगे, वो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले उसको रीड आउट करके अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर लेना, ठीक है। तो आप उसको रेजर यूज़ कर लें बेशक, या जो सी आउटलाइन ऐसी है जिसकी आपको पता है कि नीचे जाके भूल जाएंगे क्या लिखा था, उसके ऊपर ही आप पेंसिल, कच्ची पेंसिल के साथ जो है ना वो उसकी इंग्लिश लिख लें, इंग्लिश में ऊपर लिख लें, ताकि आपको लॉन्ग हैंड में वो शिफ्ट करने में ईजी हो। तो जब आप लॉन्ग हैंड सारी कर लेंगे तो जो आपने आउटलाइनों के ऊपर इंग्लिश लिखी होगी आप उसको मिटा दें रेज़र के साथ। तो इस तरीके से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। अच्छा, अब जब आपने लॉन्ग हैंड सारी लिख लिया है, अब कोशिश करें, आप अकेडमी में भी कोशिश किया कि डेली बेसिस पे डेली ही आप लॉन्ग हैंड लिखा करें। कई जगहों पे ऐसे होता है कि वो सिर्फ जो है वो शॉर्ट हैंड करने के बाद सुन ली जाती है और वो काम ख़त्म हो जाता है। ये काम ना करें। जो आपने पहला तैयार करके लिखा है या अनसीन लिखा है, डेली बेसिस पे आप अकेडमी में भी जो है ना एक सीन पैरे की और अनसीन पैरे की लॉन्ग हैंड लाजमी लिखा करें। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, एक तो आपकी जो है वो मिस्टेक सामने आया करेंगी, और दूसरा आपकी जो है स्पीड लॉन्ग हैंड करने की वो इम्प्रूव हो जाएगी। पेपर में कोशिश करनी है आपकी इतनी अच्छी लॉन्ग हैंड की स्पीड हो कि कम से कम आप जो है ना पेपर का टाइम ख़त्म होने से 5 से 10 मिनट पहले जो है वो आप अपनी लॉन्ग हैंड कंप्लीट कर लें। उसका क्या फ़ायदा होगा, आप अपनी मिस्टेक्स को एक दफ़ा दोबारा देख के उसको सीधा पतरा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम पूरा होगा या वो बीच में खींच लेगा पेपर आपसे, उससे आपका बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस हो जाएगा। तो आपने ये कुछ चंद पॉइंट्स हैं जो आपने जो है ना इसको जहन में रखना है, और इस तरीके से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। अच्छा, ये सारा करने के बाद अब आपने जो है वो अच्छी तरह सुन भी लिया, और उसके बाद जो है वर्ड्स को आउटलाइंस भी बना दी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है, जो मैंने पॉइंट बताया। उसके बाद लॉन्ग हैंड भी कर ली, उसको रीड आउट भी कर ली। सारी चीज़ें होने के बाद एंड पे आपने क्या करना है, ये भी मैं आपको एक वजीफ़ा बताने लगा हूँ। ये बड़ा काम का है, या आपने पेपर में एग्ज़ाम में जो है वो यूज़ किया करना है। आपने क्या करना है, 7 दफ़ा शुरू में दुरूद पाक और 7 दफ़ा एंड पे दुरूद पाक। ये इसके साथ दरमियान में आपने सूरह यासीन की एक आयत है, फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ये आयत आपने 7 दफ़ा शुरू में एंड में दुरूद पाक 7-7 दफ़ा, सेंटर में ये आयत करीमा 7 दफ़ा आपने पढ़ के पेपर के ऊपर फूंक मार देनी है। इससे क्या आपको फ़ायदा होगा, इसकी बरकत ये है कि जो एग्ज़ामिनर होगा, पेपर चेक करने वाला होगा, वो आपकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देगा। तो ये एंड पे एक वजीफ़ा था, इसको भी आप लाजमी जो है अडॉप्ट करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। देखिए, मेहनत जो है ना वो हर इंसान कर लेता है, मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को याद जो है ना वो कोई कोई करता है। अगर एकेडमी में 50 स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे होते हैं तो वो 50 के 50 ऐसे नहीं होते जो 5 वक्त के नमाजी हों, दुरूद पाक पढ़ने वाले हों। तो कोशिश करें आप उन लोगों में से बने जो कामयाब, और कामयाब यही लोग हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। देखिए, इंसान जो है ना वो ख़ता का पुतला है, और इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया पॉइंट्स, इन पे अमल कर भी लेंगे तो इंसान ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं सुस्ती आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो वो कमी को कैसे पूरा किया जाए, उस कमी को यही चीज़ें पूरी करती हैं, नमाज आपकी, आपका दुरूद पाक, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होती है। कोई कमी रह भी जाती है तो अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करता है, आपके ऊपर करम करता है, और आपकी ये जो कमी पूरी हो जाती है और आप कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो बेनमाजी होते हैं, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, उनको ये बरकतें, ये रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से नहीं मिलती। तो इसलिए कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ें,
दुरूद पाक पढ़ें और साथ में मेहनत करें। इंशाअल्लाह ताला ये 2 चीज़ें प्लस हो गई तो आप कभी जो है ना वो नाकाम नहीं होंगे। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे होता है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई चीज़ पूछने वाली रह गई हो या मैं बता ना सका हूँ आपको, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे इख्तिताम होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।